हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रियंका कॉमर्स की पाठशाला। आज हम लोग कुछ PYQ देखेंगे जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड है और इनके आगे के एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है। पहला PYQ है जो कि छत्तीसगढ़ के असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्ज़ाम में 2016 में आ चुका है। तो ये PYQ है कि हु प्रोपाउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मतलब MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसको किसने प्रोपाउंड किया है? तो इसका आंसर होगा पीटर एफ ड्रकर साहब। इसका आंसर होगा डी। पीटर एफ ड्रकर साहब कहते हैं कि आप पहले एक गोल तैयार कर लीजिए, मैनेजमेंट करिए एक ऑब्जेक्टिव के साथ। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध का मतलब है कि संस्था के उद्देश्यों को कर्मचारियों के साथ मिलकर निर्धारित किया जाना चाहिए तथा इन उद्देश्यों की संस्था के सभी कर्मचारियों की भली भांति समझा देना चाहिए, जिससे कि उद्देश्यों में एक रूपता बनी रहे तथा सभी बिना किसी निजी उद्देश्य के एक ही उद्देश्य के लिए कार्य करें। इसको कहते हैं MBO या मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि ये भी छत्तीसगढ़ के असिस्टेंट प्रोफेसर में 2016 में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर एज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इसेंशियली स्पीक्स अबाउट, मतलब प्रबंध के सिद्धांतों में से एक क्रम का सिद्धांत है, अनिवार्यता किस विषय के बारे में बताता है। जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि हेनरी फ्योल साहब ने 14 प्रिंसिपल दिए हैं मैनेजमेंट के, उसमें से एक प्रिंसिपल है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब होता है कि सभी वस्तु अपनी जगह पे हो और प्रत्येक व्यक्ति अपने स्थान पे हो और प्रत्येक सामान अपने स्थान पे हो और जिसकी जो योग्यता है वो उस हिसाब से उसको काम मिले। तो ये कहता है कि ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, मतलब जो भी चीज़ है वो अपने स्थान पर रहे, प्रत्येक वस्तु के लिए एक निश्चित स्थान तय रहे और वो अपने स्थान पर ही रहे, चाहे वो व्यक्ति हो। अगर कर्मचारी का अभी एक कार्य है, स्थान है, तो वो वहीं अपने काम में ही रहे, जिससे वो कुशलता, प्रभावशीलता तथा उत्पादकता में वृद्धि होती है और एक डिसिप्लिन बना रहता है। तो ये होता है ऑर्डर हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी फ्योल साहब ने जो सिद्धांत दिए हैं उसमें जो उन्होंने प्रशासनिक गतिविधियों को बताया है कि मैनेजमेंट में कितने प्रकार की गतिविधियां होती हैं, तो उनको कितने उसमें सेक्टर में या कहिए कि कितने टाइप में बांटा है। तो हेनरी फ्योल साहब ने उसे 6 ग्रुप्स में बांटा है। 6 ग्रुप्स हैं। पहला तकनीकी, पहला है 6 ग्रुप्स में पहला है तकनीकी ग्रुप, दूसरा वाणिज्यिक ग्रुप, तीसरा वित्तीय ग्रुप, चौथा सुरक्षात्मक ग्रुप। इसको आप, जो मैं डिटेल बता रही हूँ, इसको आप अपने नोट्स में लिखते जाइए, जिससे आगे रिवीजन करने में आसानी होगी। 5वां ग्रुप है अकाउंटिंग, या इसको लेखांकन भी लिख सकते हैं क्योंकि सब हिंदी में लिख रहे हैं। तो ये लेखांकन क्षेत्र है ये। और छठा है प्रबंधकीय। ये 6 ग्रुप हैं। और सुरक्षात्मक जो है, इसको सुरक्षात्मक को भी 2 पार्ट में बांटा गया है। एक है कि कार्मिकों की सुरक्षा, दूसरा है संयंत्र या संपत्ति की सुरक्षा, आप कह सकते हैं इसको, संयंत्र या संपत्ति की सुरक्षा। तो इतने प्रकार के हेनरी फ्योल ने प्रशासनिक गतिविधियों को बांटा है। और ये ऊपर से लेकर जो नीचे तक गतिविधियां हैं ये अपोजिट हैं। जैसे तकनीकी है तो जो नीचे लेवल के व्यक्ति होते हैं, जो एक्चुअल में प्रोडक्शन करते हैं, तो उनको ज़्यादा तकनीकी गतिविधियों की आवश्यकता होती है, ज़्यादा वो उसके जानकार होते हैं। और जो उच्चतम स्तर के होते हैं, जैसे
एमडी लोग या मैनेजर जनरल मैनेजर लोग, उनके अंदर ज़्यादा प्रबंध की योग्यता होनी चाहिए। और वो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो प्रबंध की योग्यता बढ़ती जानी चाहिए। नीचे की तरफ जाएंगे तो तकनीकी योग्यता आपके अंदर ज़्यादा रहनी चाहिए। तो हमने देखा हेनरी फ्योल ने प्रशासनिक गतिविधियों को 6 टाइप में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यूपीपीजीटी 2016 में आ चुका है। ये क्वेश्चन है कि एक होल सेलर थोक व्यापारी जो है वो किसके किसके बीच में एक लिंक के रूप में काम करता है। आप देखते हैं एक प्रोडक्ट जो, और पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है, थोक व्यापारी वो है जो प्रोड्यूसर से बहुत ज़्यादा बल्क में माल लेकर वो निचले स्तर पर उसको प्रोवाइड करता है या डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये तो पहला है कि प्रोड्यूसर से ही लेता है, तो उसके ऊपर वो लिंक में पहला प्रोड्यूसर होगा, फिर ये होलसेलर होगा। तो होलसेलर अपना माल किसको देता है? होलसेलर अपना माल रिटेलर को देता है, रिटेलर को। तो ये इन दोनों के बीच में लिंक प्रोवाइड करता है। तो जो थोक व्यापारी होता है, थोक व्यापारी मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में एक लिंक प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकग्रेगर साहब जो हैं उन्होंने क्या प्रोपाउंड किया है? मैकग्रेगर ने एक्स सिद्धांत दिया है कि वाई सिद्धांत दिया है, या एक्स एंड वाई दोनों दिया है, या कोई नहीं दिया है? तो इसका आंसर होगा कि मैकग्रेगर साहब ने एक्स एंड वाई दोनों सिद्धांत दिए हैं। मैकग्रेगर साहब ने अपनी जो इन्होंने मोटिवेशन थ्योरी दी है, और इन्होंने कहा है, डगलस मैकग्रेगर इनका नाम है, ये इन्होंने 1960 में, इन्होंने 1960 में, मैं जो ये सब लिखती जा रही हूँ प्लीज़ इसका जो है नोट्स बनाते जाइए आप लोग। इन्होंने 1960 में एक बुक दी जिसका नाम था द ह्यूमन साइड ऑफ द इंटरप्राइज। तो उस बुक में इन्होंने अपने विचार को दिया और दो थ्योरी दी, एक्स एंड वाई थ्योरी। और एक्स थ्योरी जो है वो परंपरागत थ्योरी है, जिसे रूढ़िवादी थ्योरी भी कह सकते हैं, रूढ़िवादी थ्योरी। और वाई थ्योरी जो है वो आधुनिक थ्योरी है, वाई थ्योरी आधुनिक थ्योरी है। एक्स थ्योरी कहती है कि कोई भी व्यक्ति अपने काम को करना नहीं चाहता, आलसी होता है और जिम्मेदारी से बचना चाहता है, उससे आप काम करवाना चाहते हैं तो आपको बलपूर्वक ही काम कराना पड़ता है। तो ये एक रूढ़िवादी मानसिकता है कि कोई भी व्यक्ति काम नहीं करना चाहता, आपको किसी भी कर्मचारी से काम कराना है तो उसको आप भय दिखाकर ही काम करा सकते हैं। और एक्स थ्योरी के विपरीत है वाई थ्योरी, जिसमें ये बताया जाता है कि मनुष्य को सिर्फ एक पुश फैक्टर चाहिए और वो खुद ही मोटिवेटेड रहता है काम करने के लिए और नई नई जिम्मेदारियों को स्वीकार करना चाहता है। लेकिन बस इसकी वर्किंग कंडीशन और जो वर्किंग कंडीशन सही रहनी चाहिए, मोटिवेशन उसको बराबर मिलता रहना चाहिए, और उसके साथ मानवीय व्यवहार कंपनी में होते रहना चाहिए, तो वो स्वयं काम करने के लिए प्रेरित होता है, ऐसा कहता है वाई थ्योरी। तो हमने मैकग्रेगर जी की थ्योरी को देख लिया। ये क्वेश्चन यूपीटीजीटी के 2016 में आ चुका है। हमने सारे क्वेश्चन वही लिए हैं जो कई बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुके हैं, और ये रिपीटेड आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार कोई भी एग्ज़ाम है तो वो पिछले पीवाईक्यू से ही सब एग्ज़ाम को घुमा फिरा के क्वेश्चन वहीं से लाते रहते हैं वो लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत नहीं है? मतलब जो सेकेंडरी डाटा है वो कौन सा नहीं है? तो ये क्या इसका मतलब है कि ये पूछा है प्राइमरी डाटा कौन कौन से हैं। हम जैसा कि जानते हैं कि डाटा दो प्रकार से हम लोग कलेक्ट करते हैं, एक प्राइमरी डाटा और एक सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा जो पहली बार हम किसी एक उद्देश्य को निर्धारित करके डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो प्राइमरी डाटा होता है, और पहले से पब्लिश डाटा को जब हम अपने रिसर्च में यूज करते हैं तो वो डाटा सेकेंडरी होता है। तो प्राइमरी डाटा में होता है कि प्राइमरी डाटा में इंटरव्यू आता है, प्रश्नावली आती है और ऑब्जर्वेशन आता है। अप्रकाशित थीसिस नहीं है, क्योंकि थीसिस अगर पहले ही बन चुकी है, अगर उसको यूज करेंगे तो वो सेकेंडरी डाटा है। और जो एनुअल रिपोर्ट आती है अगर उसको भी हम यूज करेंगे तो वो भी सेकेंडरी डाटा में ही आता है। जो चीज़ हम पहली बार रॉ मटेरियल यूज
जिसको कहते हैं रॉ डाटा। तो रॉ डाटा जो है वही जो है प्राइमरी डाटा होता है। तो इसमें क्वेश्चन का आंसर होगा ABC। ये किसमें है? ये है डी में, ABC। और देखिए ये क्वेश्चन है यूजीसी नेट का 2019 जून 2019 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलर द्वारा विनिर्दिष्ट योजना कार्यों के साथ संबंधित नहीं है। टेलर साहब जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कहे जाते हैं, उन्होंने फैक्ट्री के जो काम थे या जो फैक्ट्री के उसको कार्य थे उसको दो विभागों में बांटा है। एक था प्लानिंग डिपार्टमेंट, दूसरा था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और इसमें इन्होंने दो डिपार्टमेंट बांटा और इसमें चार अधिकारी दिए इन्होंने, और इसमें चार। इसमें पहला है रूट क्लर्क, प्लानिंग में पहला है रूट क्लर्क, दूसरा है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, थर्ड है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, और चौथा है डिसिप्लिन ऑफिसर। तो ये प्लानिंग के हैं। और प्रोडक्शन में भी चार हैं। पहला है गैंग बॉस, सेकंड है स्पीड बॉस, थर्ड है रिपेयर बॉस, और लास्ट है इंस्पेक्टर। तो हम इसमें देखते हैं कि ये प्रोडक्शन का चार है, और लेकिन यहाँ क्या पूछा है? योजना कार्यों के अनुसार। तो रूट क्लर्क योजना का है, टाइम एंड कॉस्ट योजना का है, डिसिप्लिनेरियन भी योजना का है, ये भी योजना का है, लेकिन इंस्पेक्टर जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा C। और ये भी यूजीसी ने दिसंबर 2015 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है F.W. टेलर ने मिलिट्री टाइप ऑफ फोरमैन किसे कहा है? जहाँ मिलिट्री टाइप मतलब कि आप देखते हैं ना सैनिक संगठन में कितना अनुशासन होता है, तो उस हिसाब से इन्होंने कहा है कि सैनिक जैसा फोरमैन इन्होंने किसे कहा है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सैनिक टाइप फोरमैन क्या है? आदेश ये होता है। सैन्य संगठन में क्या होता है? आदेश का पूरी तरह पालन होता है। कोई भी आदेश दे दिया जाता है, कोई भी सैनिक उसके विपरीत काम नहीं कर सकता है, तो वो मिलिट्री टाइप फोरमैनशिप है। तो आदेश की एकता जो है उसको टेलर साहब ने कहा कि ये मिलिट्री टाइप का फोरमैनशिप है। ये भी नेट में आ चुका है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा एकल स्वामित्व का लाभ नहीं है? कौन सा एकल स्वामित्व का या सोल प्रोप्राइटरशिप, जहाँ पे एक व्यक्ति काम करता है, अपने दम पर काम करता है, अपनी पूंजी लगाता है, अपना रिस्क उठाता है, सब कुछ वो खुद करता है, तो उसका यहाँ पे क्या लाभ नहीं है? तो गठन में आसानी, सही बात है। जब एक ही आदमी को उसको स्थापित करना है तो बड़ी आसानी से वो स्थापित कर लेगा उसको, तो गठन में आसानी रहती है, सही बात है। संचालन में लचीलापन, बिल्कुल ये तो पूरी तरह से सही, क्योंकि एक आदमी को काम करना है, जब उसको सुविधा होगी तो वो उस हिसाब से काम करेगा। जब उसका मन नहीं करेगा तो वो काम को बंद भी कर सकता है आसानी से, या उसको अगर आज काम नहीं करना है तो वो उसको अपने शॉप को ऑफ कर मतलब बंद करके भी वो जा सकता है। तो लचीलापन होता है। मिनिमम रेगुलेशन, बिल्कुल, क्योंकि इसके लिए कोई बहुत रूल रेगुलेशन नहीं है। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप हैं, आपको कैसे स्थापित करना है, कैसे नहीं स्थापित करना है, ये सब बहुत ज़्यादा देखना नहीं है। बस ये है आज के समय में GST आ गया तो आपको GSTIN नंबर रहना चाहिए बस। तो ये सभी उसके लाभ हैं। ये PGT में 2016 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल प्रोप्राइटरशिप जो होती है उसका डिसएडवांटेज क्या है, मतलब उसके दोष क्या हैं? असीमित दायित्व,
ये तो पूरी तरह से सही है, क्योंकि एक ही आदमी काम कर रहा है तो उसकी ही सारी जिम्मेदारी है, चाहे लाभ हो चाहे नुकसान हो, सब कुछ उसको ही वहन करना है, कोई और उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। गोपनीयता गोपनीयता तो उसके लाभों में आ जाए, क्योंकि एक आदमी है तो वो अपनी बातों को छुपा के रख सकता है। प्रबंध की निम्न लागत, तो ये सब जो है उसके लाभ हैं। ये केवल दोष है कि उसका सीमित दायित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संगठन की संरचना में स्वामित्व और प्रबंधन में विच्छेद होना चाहिए। जैसा कि हमने बिजनेस के जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल भी समझे हैं, उसमें लिखा है कि सेपरेट बिजनेस एंटिटी। तो ये वही क्वेश्चन पूछा है कि किस संगठन की संरचना में या किस स्ट्रक्चर में जो है सेपरेट बिजनेस एंटिटी लागू होती है। तो वो है कंपनी। कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में काम करती है, और उसका मालिक है वो दोनों की सेपरेट एंटिटी है, अलग अलग एंटिटी रहती है दोनों की। तो इसका आंसर होगा कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक संगठन का वह प्रारूप जिसके लिए कोई विशिष्ट अधिनियम नहीं बनाया गया है। तो वो क्या है? वो है सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि पार्टनरशिप है उसके लिए भी है 1932 का एक्ट। कंपनी है तो इसका पहले 1956 था, अब जाके 2013 का नया एक्ट आ गया है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी है 1912। तो सबके लिए अपना अपना एक्ट है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई भी एक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमित साझेदारी से क्या आशय है? मतलब देख रहे हैं इसको कितनी बार ये रिपीटेड है, और ये ऐसे आता रहता है हर किसी न किसी क्वेश्चन में, आपको किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। सीमित साझेदारी से क्या आशय है? इसका क्वेश्चन वो देखते हैं, ऑप्शन देते हैं। साझेदारों की सीमित संख्या नहीं, सभी साझेदारों का असीमित दायित्व नहीं, वो तो असीमित साझेदारी हो गई ना। साझेदारों का सीमित क्षेत्र से इसका कोई लेना नहीं। इसका आंसर है डी, कुछ साझेदारों का दायित्व सीमित होना, क्योंकि कुछ साझेदार चाहते हैं कि हम साझेदार भी बने, लेकिन हम असीमित दायित्व न रहे, क्योंकि हमारी व्यक्तिगत संपत्ति भी उसमें जाने का डर रहता है। इसलिए सीमित साझेदारी से आशय है कि कुछ साझेदारों का दायित्व सीमित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा से निगम पहचान संख्या मतलब कॉर्पोरेट आइडेंटिफाई नंबर जारी किया जाता है? तो ये सेक्शन है सेक्शन 7 सेक्शन 7 सब सेक्शन 3, और ये उत्तराखंड के पीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी में 2017 में आ चुका है, और जीडीसी का एग्ज़ाम भी होने वाला है, जैसे हम जाते हैं मई में। तो ये सब क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं। तो इसका है सेक्शन 7 और सब सेक्शन 3। CIN नंबर क्या होता है? जो कंपनी की एक अलग पहचान को बताता है। जिस दिन से कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, कंपनी रजिस्ट्रार को कंपनी को एक विशेष संख्या कंपनी को आवंटित करना होगा, जो एक इसे अलग पहचान बनाएगी, और यह संख्या कंपनी के इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट पर भी अंकित करना होगा। तो इसका सेक्शन है 7 सब सेक्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट, कमेटी आर कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब कमेटियाँ गठित की जाती हैं कौन कौन से उद्देश्य के लिए? अस्थायी उद्देश्य के लिए या स्थायी उद्देश्य के लिए? दोनों। इसका आंसर होगा सी। जो कमेटी होती है, और ये MPPCS के असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में आ चुका क्वेश्चन है। तो कमेटी जो है वो 1912 एक्ट के अनुसार स्थापित की जाती है। 1912 एक्ट के अनुसार स्थापित की जाती है, और ये अस्थाई और स्थायी दोनों उद्देश्यों के लिए होती है। जब अस्थायी उद्देश्यों के लिए ये होती है, तो जब वो उद्देश्य पूरा हो जाता है तो ये कमेटी बंद कर दी जाती है या उसको समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन जो स्थायी उद्देश्य होता है उसके सदस्य तो बदलते रहते हैं, लेकिन वो समिति स्थायी रूप से काम करती रहती है। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने देखे थे जो पहले के कई एग्जामों में आ चुके थे, और जिनके आगे आने की प्रबल संभावना है। आप प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए। आगे भी ऐसे वीडियोज आते रहेंगे। थैंक यू।